हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके यूपी पीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इसका कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं उनकी पुत्री भी शामिल थी। उनके क्या नाम थे? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सम्राट अशोक ने अपने शासन का एक युद्ध लड़ा था, जिसे हम कलिंग के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उस युद्ध में भयंकर मानव क्षति हुई थी, यानी हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए थे, और जिसकी वजह से जो सम्राट अशोक का जो हृदय था वो द्रवित हो गया और उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध न लड़ने की कसम खाई, जिसकी वजह से उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अनुसरण कर लिया और अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर के देशों तक भेजा, जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। तो उनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। उनके पुत्र का नाम था महेंद्र वर्मन और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। उनको उन्होंने दूर दराज के देशों में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किसने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के बाद एक नीति अपनाई, जिसे धर्म के द्वारा विजय, यानी धर्म के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इस नीति के द्वारा अपना शासन किया था और उन्होंने अपने शासनकाल में कभी युद्ध नहीं किया। इसलिए हम जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, यानी अशोक ने धर्म विजया की नीति विकसित की थी। इससे कि क्या होता है, इसका मतलब है कि धर्म के ही द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस स्थान पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था? मतलब जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो वर्तमान समय के किस स्थान पर हुआ था? मैं आपको बता दूं कि जो कलिंग का युद्ध था वो कि हमारे वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य है उसमें हुआ था। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अशोक के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण कलिंग का जो युद्ध था वो उड़ीसा में हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध के उपदेशों को अपना लिया था, क्योंकि उस युद्ध में काफ़ी जनहानि हुई थी। इस वजह से सम्राट अशोक का जो हृदय था वो द्रवित हो गया था और उन्होंने कभी ना भविष्य में कभी ना युद्ध लड़ने की कसम खाई थी। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? मैं आपको बता दूं कि जो कलिंग का युद्ध था 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि चंद्रगुप्त का पुत्र कौन मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के एक चक्रवर्ती राजा थे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, जो कि चंद्रगुप्त के बाद दूसरा मौर्य वंश का दूसरा शासक था। तो मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। मैंने आपको अभी अभी बताया कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार,
तो सबसे पहले मैं बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। तो इसमें पूछ रहा है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक किसका पुत्र था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्धमान के पिता थे? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो संघमित्रा जो कि अशोक सम्राट की पुत्री थी और महेंद्र वर्धमान जो कि अशोक सम्राट का पुत्र था, उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हें दूर दराज के देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनके महेंद्र वर्धमान और संघमित्रा के पिता थे कौन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी जो सम्राट अशोक थे संघमित्रा और महेंद्र वर्धमान के पिता थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? मैं आपको एक बात बता दूं कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में ऐसे 14 पत्थरों पर क्या आदेश लिखवाए थे, जिसके उनके 14 आदेश लिखवाए थे कि उन आदेशों का पालन उनकी जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है, यानी जो सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। तो इसलिए जो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी जो सम्राट अशोक थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अब जैसे तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, हम मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मौर्य वंश का ही होगा, लेकिन फिर भी सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? वो के थे मौर्य वंश के, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी हम ऑप्शंस के द्वारा देखते हैं कि मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिया गया है नालंदा, ऑप्शन डी दिया गया है तक्षशिला। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी कि उन्होंने कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा स्थापना की, चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने कौटिल्य जी ने एक वर्ल्ड फेमस एक पुस्तक की रचना की थी जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मौर्य शासन काल के कृषि के बारे में, करों के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? क्वेश्चन की ऑप्शंस की ओर मूव करते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है कि देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी बृजेश्वर। मैं आपको बता दूं कि चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए जो चाणक्य का दूसरा नाम है वो क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? विष्णुगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? मैं आपको बात बता दूं, मेगास्थनीज था वो कि सेल्यूकस जो कि एक यूनानी सम्राट था, उसका एक राजदूत था, इसीलिए हम कह सकते हैं जो मेगास्थनीज था वो यूनान देश से संबंध रखता था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मैं आपको एक बात बता दूं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन पर बेस्ड एक नाटक लिखा गया था, उसका नाम था मुद्रा राक्षस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी जो मुद्रा राक्षस का नाटक का जो विषय है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। इस पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन ए शुंग वंश किसने समाप्त किया था, शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। मैं आपको एक बात बता दूं, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, कौन सा था, बृहद्रथ, इसकी हत्या इसके सेनापति के द्वारा हुई थी, इसका नाम था पुष्यमित्र। उसने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके द्वारा लगभग 112 वर्ष तक राज्य किया गया था शुंग वंश के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। मैंने आपको वैसे तो अभी बताया था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी शतधन्वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। कौन सा था, बृहद्रथ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सम्राट अशोक के शासनकाल में भूमि सर्वेक्षण और अभिलेख रख रखाव अधिकारी को क्या कहते थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि सम्राट अशोक ने अपने 12वें शासनकाल में एक विशेष अधिकारी की नियुक्त किया था, जो कि भूमि का सर्वेक्षण करता, उसकी माप जो और उससे जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको रख रखाव करता था। ऐसे अधिकारियों को उनके शासनकाल में रज्जुक कहा जाता था। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है रज्जुक, वो क्या है, करेक्ट है। जो मौर्य वंश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर मुझे आपको जिससे और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को कहिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये हमारा वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और आपके UP SSC PET के एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सके। थैंक यू।